Hello, students. I welcome you all to this wonderful session of Ved Science. So, my name is Gaurav Karan, and today we shall be discussing Nationalism in India, Part 3. And this is our NTSC special series. So, I welcome you all. So, before that, you can subscribe to our channel, that is Ved Science, and also you can press the bell icon for the regular updates. So let's get started for this wonderful session. Now, till now we have discussed, uh, you know, two parts of this session, and today we shall be discussing part three of this session, and which is very much interesting. So, in our previous session, we have learned that there were different strands within the movement. There were different, how people reacted with the emergence of non-cooperation movement. What were the situations in cities, in towns, in villages? What were the peasants' reactions, and so on? What were the tribals' reactions, and so on? So today we shall be discussing the civil disobedience movement, and this is the part three. So let's get started without wasting any time. So this is Nationalism in India, that is NTSC special series. So towards civil disobedience movement, yes, let's get started. Now, as you know, there was a chaos everywhere, and Mahatma Gandhi had to, call off the non-cooperation movement. So the fact is, in February 1922, Mahatma Gandhi ji decided to withdraw the non-cooperation movement because what was the reason behind it? The reason was that the movement was turning violent in many places and satyagrahis needed to be properly trained before they would be ready for the mass struggles. यानी कि हर जगह वायलेंस फैल रहा था, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली गांधी जी का जो मेथड है वो क्या है. तो उससे पहले लोगों को ट्रेन करना बहुत जरूरी है, उनको ट्रेनिंग देनी बहुत जरूरी है ताकि वो मास स्ट्रगल के लिए तैयार हो. तो इसलिए महात्मा गांधी जी ने फरवरी 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया, कॉल ऑफ कर दिया. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फरवरी 1922, ये आप याद रखेंगे. नाउ विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स वर नाउ टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल्स एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस. तो जैसा कि डिसाइड किया था कि प्रोविंशियल काउंसिल्स में इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे कांग्रेस के लीडर्स, मगर कुछ कांग्रेस के लीडर्स अब उनकी ये हालत आ चुकी थी कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब हम थक चुके हैं, हमें प्रोविंशियल काउंसिल्स में पार्ट लेना ही पड़ेगा, इलेक्शंस में पार्ट लेना ही पड़ेगा. और प्रोविंशियल काउंसिल्स में जो इलेक्शंस की प्रक्रिया थी वो किसने सेट की थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. ये याद रखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. तो कांग्रेस के जो कुछ लीडर्स थे अब वो थक चुके थे एंड नाउ अगेन दे वांटेड टू fight the election, participate in the elections to the provincial councils. ठीक है, and these provincial councils they were set up by Government of India Act 1919, which is very much important. They felt that it was important to oppose British policies within the councils. तो कुछ कांग्रेस के लोगों को यह लगता था कि ब्रिटिशर्स हमारी बात कब सुनेंगे? जब हम अपनी बात उनके सामने रखेंगे, काउंसिल के इलेक्शन लड़ करके, इलेक्शंस लड़ेंगे, उनके सामने जाएंगे और अपनी बात रखेंगे ताकि ब्रिटिशर्स हमारे लिए कुछ रिफॉर्म ला सके, कुछ सुधार ला सके. ठीक है, तो साफ साफ शब्दों में देखो क्या लिखा है काउंसिल के बारे में. आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म एंड ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट दैट दीज काउंसिल्स वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक. ऑफकोर्स द काउंसिल्स वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक. अब इसमें मेन मुद्दा क्या है? सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू दे फॉर्म्ड स्वराज पार्टी. स्वराज्य पार्टी जो थी वो सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू ने फॉर्म की थी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स. यानी कि दे वर वेरी मच इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन द काउंसिल इलेक्शंस. ठीक है, तो सीआर दास, अब एनटीएससी में इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें से आ जाता है, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी फॉर्म की थी. ठीक है, मगर जो यंगर लीडर्स थे, फॉर एग्जाम्पल जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें और सुभाष चंद्र बोस की बात करें, they actually press for more radical mass agitation. ठीक है, radical approach रखते थे अपने agitation में and they demanded full independence.
दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द आइडिया ऑफ डोमिनियन स्टेटस। वो अधिराज्य से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। इसलिए वो चाहते थे कि हम फुल इंडिपेंडेंस प्रोग्राम को कैरी करेंगे, ठीक है। एंड दे प्रेस्ड फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशन, ठीक है, कट्टरपंथी। देन टू फैक्टर्स शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड द लेट 1920s। अब लेट 1920s की बात हो रही है, लेट 1920s की। अब इसमें क्या था? ऐसे दो फैक्टर्स थे जिसने इंडियन पॉलिटिक्स की एकदम शेप बदल डाली। पहला तो यह था कि हमें पता है द फर्स्ट वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। जो यूएस में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्राइसेस बिगैन टू फॉल, ठीक है, एंड कोलैप्स आफ्टर 1930, जिसके कारण जो एग्रीकल्चरल गुड्स की डिमांड थी वो गिर गई और एक्सपोर्ट्स भी डिक्लाइन हो गए। तो पीजेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत आई, अपने जो उन्होंने क्रॉप्स उगा रखे थे उसको वो कैसे सेल करें, क्योंकि गवर्नमेंट को, ब्रिटिशर्स को, उनको रेवेन्यू तो पे करना पड़ता था, चाहे आप क्रॉप्स उगाओ या ना उगाओ, आपको इतना स्पेसिफिक अमाउंट में रेवेन्यू तो पे करना ही है। तो 1930 के दौर में पूरे कंट्री साइड में, पूरे विलेज एरिया में एक टर्मोइल जैसी सिचुएशन आ गई, ठीक है। बहुत ज्यादा कियोस फैल गया पूरे विलेज एरियाज में 1930 में। तो ये एक तो पहला फैक्टर था। दूसरा फैक्टर ये था साइमन कमीशन, सेटिंग अप ऑफ द साइमन कमीशन। देखिए, कमीशन सेट करने का या फिर एक्ट बनाने का ब्रिटिशर्स का पर्पस क्या था? ब्रिटिशर्स हर 10 साल में एक एक्ट बनाते थे ताकि जो पिछला एक्ट उन्होंने बनाया है उसकी समीक्षा की जाए, उसको रिव्यू किया जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद एक और एक्ट बनाया जाएगा ताकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो हमने बनाया था उसकी समीक्षा की जाए, उसको बेसिकली देखा जाए कि क्या वो सही था, क्या वो प्रॉपरली मेंटेन हुआ है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसको रिव्यू करने के लिए जो था, गवर्नमेंट हर 10 साल बाद एक एक्ट बनाती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब साइमन कमीशन इंडिया में आया, ठीक है, आपको 1928 याद रखना है। द कमीशन वाज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। इसमें बर्कन हेड बहुत ही मेन फिगर है, मगर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में वो फिगर दे नहीं रखा है। बट एनी हाउ, द प्रॉब्लम वॉज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, दे वर ऑल ब्रिटिशर्स। साइमन कमीशन क्यों लाया गया? इंडिया का फ्यूचर कैसा होगा, इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रणाली होगी वो कैसी होगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म होगा वो कैसा होगा। तो ये साइमन कमीशन इस वजह से लाया गया कि भैया कुछ चेंजेस लेके आएंगे हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में, या गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में, या इंडिया का फ्यूचर कैसा होगा। मगर सबसे बड़ी बात ये थी, चलो ठीक है, आप साइमन कमीशन लेकर के आ रहे हो, हमारे सुधार के लिए लेके आ रहे हो, मगर उसमें एक भी इंडियंस नहीं था, एक भी इंडियंस नहीं थे उसमें, ठीक है। यानी कि भारतीय लोगों को शामिल नहीं किया गया था उसमें। हमारी मर्जी के बिना आप हमारा ही फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो। दिस इज नॉट डन, दिस इज रॉन्ग एक्चुअली। सो इन एन एफर्ट टू विन देम ओवर, द वाइसरॉय लॉर्ड इरविन announced in October 1929 a vague offer of dominion status for India in an unspecified future and a round table conference to discuss a future constitution. This did not satisfy the Congress leaders. यानी कि कांग्रेस लीडर्स बहुत सालों से ये तपस्या कर रहे थे, उनकी मांग थी अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म चाहिए, अब तो हमें एक ऐसा हिंदुस्तान चाहिए जिसमें हम अपनी सोसाइटी का भला सोच सके। मगर ब्रिटिशर्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। तो क्या किया, इंडियंस का दिल जीतने के लिए बहुत ही चालाकी से लॉर्ड इरविन ने एक प्रस्ताव रखा, एक ऑफर रखा, और उस ऑफर को बोला गया डोमिनियन स्टेटस। नाउ व्हाट इज डोमिनियन स्टेटस? भाई आप लॉ बना सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, मगर अल्टीमेट अथॉरिटी उस पर अभी भी राजा की रहेगी, अल्टीमेट अथॉरिटी अभी भी ब्रिटिशर्स की रहेगी, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है जैसे डिफेंस मैटर हो गया, फाइनेंस मैटर हो गया, एंड सो ऑन, वो इंडियंस के हाथ में नहीं दिया जाएगा, ठीक है।
तो जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला कि ये जो डोमिनियन स्टेटस का आइडिया है, इट इज डेड एज डोर नेल, एकदम मुर्दे की भांति है, इसका कोई वजूद नहीं है, हम इससे संतुष्ट नहीं हो सकते। इसीलिए 1929 में एक लाहौर सेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन हुआ अंडर द प्रेसिडेंट, जो कि हेड बने लाहौर सेशन के, और उस लाहौर सेशन में डिमांड किया गया पूर्ण स्वराज, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पहली बार पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई और यह बोला गया, यह घोषित किया गया कि 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे। हालांकि इतना कुछ इससे इफेक्ट हुआ नहीं, इतना कुछ इससे कुछ ऐसी मजबूती आई नहीं, बट फिर भी so it would be celebrated as Independence Day when people were to take a pledge to struggle for complete independence। ठीक है, तो लोगों ने प्लेज लिया, अब जो हमारा सपना है, अब जो हमारा आगे का जो मिशन, जो विजन है, वो है पूर्ण स्वराज का, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का। ठीक है, क्योंकि साइमन कमीशन से लोग बहुत ज्यादा नाराज थे, उसमें एक भी इंडियन नहीं था उसमें, कि आप हमारा फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं, बट कम से कम हमसे तो पूछिए कि हम क्या चाहते हैं, और आप हमें यह बोल रहे हैं कि इंडियंस लायक नहीं है अपना फ्यूचर बनाने के लिए, इंडियंस को नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रचा जाता है। तो यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती साबित हुई। इसीलिए 1929 में जो है 1928 में नेहरू रिपोर्ट भी आई थी। ठीक है, देन द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब गांधी जी को पता चला लाहौर सेशन के बारे में, गांधी जी वॉज नॉट सेटिस्फाइड। गांधी जी को मतलब विश्वास नहीं था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज एंड ऑल, ये इन सब के चक्करों में पढ़ करके आपको आजादी नहीं मिलेगी, ये एक वेग आइडिया है, आप लोग अच्छा नहीं सोच रहे हैं। तो गांधी जी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रपोजल ऑफ द कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस से वो सेटिस्फाइड नहीं थे। तो गांधी जी ने एक अपना खुद का मेथड इंप्लीमेंट किया, और वो इंप्लीमेंट क्या था, वो जो मेथड क्या था, महात्मा गांधी जी फाउंड इन अ सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। तो नमक एक ऐसी एंटिटी थी जो कि इंडियंस को यूनाइट कर सकती थी। 31 जनवरी 1913 उन्होंने वाइसरॉय इरविन को 11 डिमांड्स मानने के लिए एक लेटर भेजा, 11 डिमांड्स भेजी एक लेटर के जरिए। द आइडिया वॉज टू मेक द डिमांड्स wide ranging so that all the classes within Indian society could identify with them and everyone could be brought under in a united campaign। यानी गांधी जी किसी भी तरीके का बंटवारा नहीं चाहते थे, किसी भी तरीके का डिवीजन नहीं चाहते थे। आइडिया सिर्फ एक था कि एक ही प्रोग्राम लोग फॉलो करें, मासेस को यूनाइट करने का गांधी जी का सपना था कि सभी लोग यह समझे कि हम एक हैं, यह गांधी जी का सपना था। एंड द मोस्ट स्टीयरिंग ऑफ ऑल वाज द डिमांड टू एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। भैया हम सॉल्ट टैक्स नहीं देंगे, यह बोला गया, हम सॉल्ट टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो कि रिच और पुअर दोनों कंज्यूम करते हैं, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल फूड आइटम्स। तो हम सॉल्ट टैक्स नहीं देंगे। द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड, रिवील्ड द मोस्ट ऑप्रेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल। तो महात्मा गांधी ने अपने माध्यम से लोगों को समझाया, सॉल्ट के जरिए लोगों को समझाया कि कैसे आपके साथ अत्याचार हो रहा है, कैसे ब्रिटिशर्स आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी लेटर वे इन अ वे एन अल्टीमेटम, तो एक अल्टीमेटम बन गया लोगों के लिए, अगर ये डिमांड पूरी नहीं की गई 11 मार्च तक तो मैं पूरी तरीके से सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन लॉन्च कर दूंगा। कांग्रेस जो है वो सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन लॉन्च कर देगी अगर आपने 11 मार्च तक हमारी मांगे पूरी नहीं करी तो। बहुत सारी मांगे पूरी भी करी। सो इरविन वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट, बहुत सारी चीजों में ही वाज अनविलिंग।
तो महात्मा गांधी ने क्या डिसाइड किया, चलो भैया सॉल्ट मार्च करते हैं। अब इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या पढ़नी है आपको, 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स अकंपनीड हिम, ठीक है, 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर। सबसे पहली बात जब महात्मा गांधी जी ने अपनी मार्च शुरू करी, और मार्च 240 माइल्स की थी। गांधी जी ने कहां से स्टार्ट करी, साबरमती आश्रम से लेकर, ठीक है, टू द गुजराती कोस्टल टाउन ऑफ दांडी। तो साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक उन्होंने मार्च स्टार्ट किया, ठीक है, सॉरी मतलब स्टार्ट कहां से किया, साबरमती आश्रम, बट दांडी तक पहुंचे। द वॉलंटियर्स वॉक फॉर 24 डेज, 24 दिन तक, ठीक है, एंड अबाउट 10 माइल्स अ डे। तो ये सारी जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ना, ये आपको पढ़नी है, ये एनटीएससी में पूछा जा सकता है। एंड 6 अप्रैल ही रीच दांडी, 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंच गए। एंड सेरेमोनियली वायलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। तो उन्होंने क्या किया, सॉल्ट लॉ को सॉल्ट को मतलब मैन्युफैक्चर किया, और जो लॉ था ब्रिटिशर्स के का बनाया हुआ, उसको वायलेट किया। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब ये जितने भी चीजें मैंने येलो कलर से हाईलाइट करी है, बोल्ड किया है, उसको आपको याद करना है, ढंग से समझना है, यहीं से सवाल आते हैं, ठीक है। नाउ हाउ वाज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज डिफरेंट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एज देखिए, पीपल वर नाउ आस्क्ड ओनली अबाउट टू रिफ्यूज cooperation with the British as they had done in 1922, but also to break colonial laws। यानी कि अब लोगों को बोला गया कि रिफ्यूज तो ठीक है, नॉन कॉपरेशन तो ठीक है, आप लोग रिफ्यूज तो करेंगे, उसके साथ साथ आप कॉलोनियल लॉज को भी ब्रेक करेंगे, उनका बहिष्कार करेंगे, उनको बॉयकॉट करेंगे। नॉन कॉपरेशन में कॉलोनियल लॉज को ब्रेक नहीं किया गया, बट सीडीएम में कॉलोनियल लॉ को भी ब्रेक किया गया। ये एक मेजर डिफरेंस है जो कि पूछा जा सकता है एग्जाम में, टू ब्रेक कॉलोनियल लॉ, ये याद रखना। अब सीडीएम यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का इफेक्ट क्या आया, जैसे मूवमेंट बढ़ा, शहरों में बढ़ा, गांव में बढ़ा, फॉरेन क्लॉथ वॉज बॉयकॉटेड, लीकर शॉप्स वर पिकेटेड, लोगों ने रिवोल्ट किया, पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू, भाई हम रेवेन्यू नहीं देंगे, चौकीदारी टैक्स नहीं देंगे, विलेज ऑफिशियल्स ने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से, और बहुत सारे फॉरेस्ट एरियाज में लोगों ने लॉ को तोड़ा, फॉरेस्ट लॉ को तोड़ा, यानी कि अपने जानवरों को लेकर गए चराने के लिए, और जितने भी उनके पास फॉरेस्ट में जितने भी रिसोर्सेज थे, खाने के पदार्थ थे और वुड एंड ऑल, जो भी उनको जरूरत की चीजें थी उनके पास, वो सारी चीजें उन्होंने इकट्ठी करी। तो दिस वाज द ब्रेकिंग ऑफ द फॉरेस्ट लॉ। ये था इफेक्ट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब इसमें एक और एस्पेक्ट है, द कॉलोनियल गवर्नमेंट began arresting the Congress leaders one by one, which led to violent clashes in many places. Sorry, it is not palaces, it is places. By mistakenly it has been written palaces, but it is places. P-L-A-C-E-S. P-L-A-C-E-S. Places. Now, yeah. तो अब देखिए, ब्रिटिशर्स को समझ में आ रहा था कि भैया ये जो मूवमेंट का ये जो स्पीड है, जो इसका पेस है, वो तो बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर जा रहा है, तो हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब मूवमेंट ने अपना एक ऐसा मोड़ ले लिया है, एक ऐसा रूप ले लिया है कि अगर इसको यहां नहीं रोका गया तो हमारी तो छुट्टी हो जाएगी। ये ब्रिटिशर्स समझ चुके थे, ठीक है। लोगों के मन में और ज्यादा चिंगारी जाग गई। क्यों जागी चिंगारी? फेमस लीडर थे अब्दुल गफार खान पेशावर के, एंड ही वॉज अ डिवाउट डिसाइपल ऑफ महात्मा गांधी। बहुत मानते थे उनको, बहुत मानते थे। गदर पार्टी के बारे में अगर आपने सुना होगा तो वो इन्हीं से रिलेटेड है, खान अब्दुल गफार खान। सो ही वॉज अ डिवाउट डिसाइपल ऑफ महात्मा गांधी, बहुत मानते थे। तो उनको अरेस्ट कर लिया गया अप्रैल 1930 में। तो एंग्री क्राउड्स, यानी कि जो लोगों के अंदर जो गुस्सा था, पीपल जो थे, जो लोग थे वो बहुत ज्यादा भड़के हुए थे। उन्होंने
सड़कों पे, पेशावर की सड़कों पे अपना गुस्सा निकाला, ठीक है, पुलिस पे फायरिंग करी, यहां तक कि उन्होंने कारों में बम फिट कर दिए जिसमें कि बहुत लोग मारे गए। और ब्रिटिशर्स ने यहां तक कि जो पीसफुल सत्याग्रहीज थे, दे वर अटैक्ड, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन इन लार्ज नंबर्स। 1 लाख, तकरीबन तकरीबन 1 लाख लोग वर अरेस्टेड। 1 lakh people were arrested, including peaceful protesters also. So Mahatma Gandhi ji once again decided to call off the movement and enter into a pact which is also known as Delhi Pact with Irwin on 5th March 1931. अब महात्मा गांधी जी के साथ एक प्रॉब्लम जरूर थी, जब भी कोई मूवमेंट वो स्टार्ट करते थे और जब भी उस मूवमेंट का पीक आ जाता था, उस पीक के बाद एकदम मूवमेंट का डाउनफॉल होना शुरू हो जाता था। ये एक गलत चीज थी, ठीक है। तो ये एक ड्रॉबैक था, गलत तो हम क्या ही बोलेंगे, ये एक ड्रॉबैक था, ये एक लिमिटेशन था। चलिए उसमें ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, तो उसको दिल्ली पैक्ट भी बोला जाता है, 5 मार्च 1931। अब देखिए गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931, आपको डेट जो है वो याद रखनी है, मंथ याद रखना है, ईयर याद रखना है, ठीक है। गांधी जी कॉन्सेंटेड टू पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी जी मान गए, चलो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मैं पार्टिसिपेट करूंगा, जो कि लंदन में होनी थी। जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो हमने बॉयकॉट कर दी थी, मगर एक शर्त पे, सारे के सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स आप जो है छोड़ देंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट ने छोड़ दिए, अनकंडीशनली छोड़ दिए, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को अरेस्ट किया था सरकार ने छोड़ दिए, ब्रिटिशर ने छोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद दिसंबर 1931 में गांधी जी चले गए लंदन, और भी लोग गए गांधी जी के साथ। मगर जब गांधी जी वहां पर पहुंचे और जब उनको बताया गया कि गांधी जी हमारे साथ चलिए, हम आपको बताते हैं क्या करना है, आप टेंशन मत लीजिए, अब सब अच्छा होगा। गांधी जी को बहुत भरोसा हो गया, चलिए ठीक है चलते हैं लंदन। और वो गए वहां पर, वही उनका महफिल चली, खाना पीना हुआ, जो भी हुआ। तो वहां पर तो कुछ और ही सीन था, लंदन में तो कुछ और ही सीन था। गांधी जी तो सोच रहे थे कि कैसे हम लोग मास एजिटेशन के लिए लोगों को यूनाइट करेंगे, कैसे हम लोगों को एक कॉमन फ्रेमवर्क में लाएंगे, मगर यहां तो लोगों को बांटने की बात हो रही है, यहां तो डिवीजन की बात हो रही है। और गांधी जी डिवीजन के बहुत खिलाफ थे। सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की, और वहां पर गांधी जी का एक अलग पक्ष बना और अंबेडकर जी का एक अलग पक्ष बना। So back in India, he discovered that the government had begun a new cycle of repression. तो गांधी जी को समझ में आ गया, गांधी जी को यह पता चल गया ब्रिटिशर्स तो खेल गए भैया, ऐसे ना चलेगा, ये तो नहीं होने वाला, हो बिना ये नहीं चलेगा। So Mahatma Gandhi relaunched the civil disobedience movement for over a year. The movement continued, but by 1934 it lost its momentum. दोबारा से वही हो गया, मूवमेंट चालू किया, पीक पे पहुंचा, गिर गया। तो हर रास्ते में गांधी जी को धोखा ही मिल रहा था। गांधी जी वॉज बिट्रेड एट एवरी पॉइंट, ठीक है। तो गांधी जी ने सोचा भैया मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी इसकी बात मान के, मैं क्यों गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, यहां तो कुछ उल्टा ही हो गया। बट गांधी जी को सच्चाई समझ में आ गई, ये अच्छी बात हुई कि ब्रिटिशर्स क्या मतलब हमारे साथ चाहते हैं, ये उनको पता चल गया, ठीक है जी। तो ये थी आज के सेशन की बात, ठीक है। ये था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब इसका एक अगला एक छोटा सा पार्ट है जिसमें हम पूना पैक्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि महात्मा गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पैक्ट है वो। तो आज हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आप कम से कम इतना इसको देखिए, इतना उसको समझिए, पढ़िए, और कल के क्लास में, कल के सेशन में, एनटीएससी स्पेशल सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे पूना पैक्ट, ठीक है। इसके आगे का पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, उससे भी सवाल आते हैं। इसको प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करो, ताकि लोगों की मदद हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा
कि इंडियन हिस्टोरिकल मूवमेंट जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था एक्चुअली क्या था, वो एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ क्या किया था। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिर्फ इतना ही समझिए, इतना ही पढ़िए, इससे ज्यादा फालतू पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, सो आई मे टेक योर लीव, थैंक यू एंड हैव अ वेरी वंडरफुल डे, स्टे होम, स्टे